जब कोरोना की दवा है ही नहीं, फिर हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है? देखिए, अभी तक कोई कारगर दवा नहीं है इस कोविड के लिए। जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रेमडेसिविर है या टोसिलिजुमैब है या स्टीरॉइड्स हैं, इनमें से बहुत पैनिक की सिचुएशन, कई रोज 50 फ़ोन आ रहे हैं पेशेंट्स के कि रेमडेसिविर नहीं है, कहीं से आप रेमडेसिविर अरेंज करा दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रेमडेसिविर के पीछे अपनी इतनी टेंशन मत लीजिए। रेमडेसिविर से ये नहीं देखा गया कि मॉर्टेलिटी कम होती है। हाँ, अगर राइट टाइम पे रेमडेसिविर मिल जाती है किसी को अर्ली फेज में, तो 2-3 दिन का आपका हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है। बट मॉर्टेलिटी बेनिफिट उतनी देखी नहीं गई है। तो रेमडेसिविर नहीं मिला, इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टोसिलिजुमैब नहीं मिला, इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो मॉर्टेलिटी बेनिफिट थोड़ी बहुत देखी गई है वो है स्टीरॉइड से, जो कि हर जगह पर अवेलेबल है। डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये बहुत ही चीप दवाइयाँ हैं, हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हैं, इनकी कोई कमी नहीं है। तो जो इन्फ्लेमेटरी या साइटोकाइन स्टॉर्म वाला फेज है, उनमें राइट टाइम पे ये स्टीरॉइड्स मिलनी ज़रूरी होती हैं। तो जो हम लोग जो ट्रीट कर रहे हैं, यही देख रहे हैं कि जो पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है, कि उनका लंग ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है या सूजन उसमें आ गई है साइटोकाइन स्टॉर्म के ज़रिए, उन्हें हम स्टीरॉइड्स दे रहे हैं। काफ़ी अर्ली स्टेज में आ जाते हैं और अपने पास रेमडेसिविर है तो रेमडेसिविर दे देते हैं, ताकि 2-3 दिन उनका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाए, ताकि दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो है और बेड मिल पाए। तो रेमडेसिविर मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, जल्दी टर्नओवर पेशेंट को बाहर किया जा सके ताकि दूसरे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिल सके बेड, उसके लिए इफेक्टिव है। और जो बाकी सपोर्टिव केयर है कि जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो दिया जा रहा है। आपकी बॉडी को ही हील करना है उसे, जो इंजरी हुई है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ मेरे पेशेंट्स को कि देखिए, आपको अगर कट जाता है, स्किन में अगर कट आ जाता है, तो क्या करते हैं आप? दवा लगाते हैं तो क्या वो तुरंत जुड़ जाता है? नहीं, अपनी बॉडी की हीलिंग होती है, अपना टाइम लेता है। वैसे ही जो लंग की इंजुरी हो जाती है किसी को, इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से, कैपिलरीज लीक होने लगते हैं लंग्स के, तो वो जो इंजुरी राइट टाइम पे स्टीरॉइड्स मिलके अगर वो इंजुरी कम होती है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जल्दी निकल जाएंगे। वही एक सीवियर इंजुरी जब हो जाती है, तब वो उसको हील होने के लिए, लंग भी जो है इंज्योर हो जाता है, तो उसको भी हील होने की बॉडी की अपनी हीलिंग पोटेंशियल है। दवाइयों के द्वारा हीलिंग नहीं हो सकती। आप दवाई लगाने से हीलिंग नहीं होती, बॉडी अपने आप हील कर जाती है, उसका अपना पोटेंशियल है बॉडी का। वैसे ही लंग्स भी अपने आप हील होते हैं। जब तक वो हील नहीं हो रहे हैं, तब तक आप उन्हें सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हो। बस वही सपोर्टिव केयर दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए। कोरोना के कारण मरीजों को ऑक्सीजन क्यों चढ़ानी पड़ रही है? क्या इसका बचाव है? ये जो बीमारी है अलग अलग फेजेस में है। पहला फेज जो है 1 हफ्ता चलता है, जिसमें वायरीमिया, जिसमें वायरस ने आपकी बॉडी में संक्रमण कर लिया है और फिर वो ग्रो कर रहा है आपकी बॉडी में। तो वायरस जो है रेप्लिकेट कर रहा है, बहुत फास्ट जो है रेप्लिकेट करता है। तो आपकी इम्यून सिस्टम उस स्टेज में अगर उस वायरस को चेक कर दे कि उसे बढ़ने ना दे, तो वो जो है 90% लोग जो हैं माइल्ड सिम्टम्स वाले होते हैं, कि उनमें जो है अपनी इम्यून सिस्टम ने उसे चेक कर दिया। बचे जो 10% लोग हैं, जिनमें ये वायरस एक्सेस जो है वायरल लोड उनका बढ़ जाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को वो इस तरह से अफेक्ट करता है कि एक 10%, 8 से 10% ऐसे लोग हैं जिनमें ये आपकी इम्यून सिस्टम को अनरेगुलेटेड फैशन में जो है स्टिमुलेट कर देता है, और ये अपनी इम्यून सिस्टम जो है उस वायरस के अगेंस्ट काम करने लगती है। ये जनरली देखा जाता है कि 8 से 10 दिन के बाद का फेज है। पहला फेज है वायरेमिया, दूसरा फेज है साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसे कहते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो गई है और अपनी ही बॉडी को डैमेज करने लगी। तो इस फेज को जो है आइडेंटिफाई करना टाइम पर बहुत ज़रूरी है, कि लोग अगर हाँ मुझे कुछ माइल्ड सिम्टम्स हैं और हम निग्लेक्टफुल रहे, एक वो जो इन्फ्लेमेशन या जो साइटोकाइन स्टॉर्म वाला फेज है,
उस फेज में जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, 8 से 10 दिन के बाद वाला जो फेज है, उसमें आपको आपके डॉक्टर से CRP, डी डाइमर, ये कुछ टेस्ट्स हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपकी साइटोकाइन्स बढ़ गई हैं या आपका साइटोकाइन स्टॉर्म की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे ही ये मार्कर्स बढ़ रहे हों, आपको तुरंत जो है डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम की जो स्टीरॉयड की दवाइयां हैं जो इस साइटोकाइन स्टॉर्म को सप्रेस करती हैं, वो टाइमली अगर शुरू हो जाती हैं तो इम्यून सिस्टम के जरिए जो इन्फ्लेमेशन से आपकी लंग इंजुरी होगी उसको आप टाइमली रोक सकते हो। अगर इस फेज में हमने इस साइटोकाइन स्टॉर्म को नहीं रोका और ये इन्फ्लेमेशन जो है आपकी लंग की आर्किटेक्चर को अगर डैमेज कर दिया, एक बार लंग की आर्किटेक्चर डैमेज हो जाती है, अल्वियोलाई जो लंग की एक्सचेंज वाली जो जगह हैं वहां पर सूजन की स्टेज से अगली स्टेज में मैंने डैमेज या नेक्रोसिस हम उसे कहते हैं, उस स्टेज में अगर चले जाते हैं तब जो है वो रिकवर जल्दी नहीं होता। तब आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिकवरी के लिए काफ़ी दिन, हफ्ते या महीने लग सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बेखबर या निगलेक्टफुल ना रहें उस फेज़ में, जिस फेज़ में सिर्फ लंग में सूजन है, डैमेज नहीं है। वो एक बार डैमेज में कन्वर्ट कर गया तो फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी। तो आपके डॉक्टर की सलाह आप फॉलो करिए। CRP, डी डाइमर, LDH, ये कुछ ब्लड टेस्ट्स हैं जिन्हें हम स्पेशली जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप अल्टरनेट डे इन लेवल्स को मॉनिटर करिए। जैसे ही देखें कि इनमें बड़ी बड़ी जंप हो रही है, बढ़ रहा है, मतलब आप साइटोकाइन स्टॉर्म में एंटर कर रहे हो, तुरंत जो है आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी माने स्टीरॉइड्स का कोर्स लेना जरूरी है ताकि आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लंग डैमेज फेज में ना चली जाए। इस तरह से हम अगर राइट टाइम पे राइट चीज़ों को आइडेंटिफाई करके मेडिसिन का यूज़ करते हैं तब हम ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से बच सकते हैं। कोरोना का असर ग्रामीणों पर कम, शहरवासियों पर ज्यादा क्यों है? सीधी सी बात है कि जो जितना फिजिकली एक्टिव है वो उतना बचा हुआ है। आप शहरों में देख लीजिए, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं लोग। अब गांव में आपको आपके पास बाइक हो तो भी आपको कहीं ना कहीं खेतों में चलना ही होगा, आपको कहीं ना कहीं आपको फिजिकली एक्टिव रहना ही पड़ता है। और जो गांव की हवा है वो भी मैटर करती है। तो ये डिफरेंस तो बिल्कुल देखा गया है और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फिजिकल एक्टिविटी को जाता है। तो एक्सरसाइज अगर आप सिटी में भी हो, अगर आप रोज कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आपकी लंग्स की पूरी वाइटल कैपेसिटी को यूज होना है। आपकी लंग्स में जो है खून का दौरान हर हिस्से में होना है, उसके लिए आपकी लंग की पूरी कैपेसिटी यूज हो। एवरी डे अगर आपका लंग पूरा इतना यूज कर रहे हैं आप, तो आपको कोविड से रिस्क कम हो जाती है। बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है ये, इसलिए रूरल पॉपुलेशन में डेफिनेटली इसका जो है इफेक्ट। कोई भी व्यक्ति घर पर ही अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, अपने घर के अंदर बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है, जैसा अदरक है, लहसुन है, ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं। तो इनका सेवन करने से आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छी बनी रहेगी और इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा नहीं होगी। पर क्या ये आपको 100% इम्यून कर देती हैं कोविड से? नहीं, ये 100% आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। हर कोई आज ये सारे नुस्खे कर रहा है, पर फिर भी केस लोड ज़्यादा है। तो ये इसमें जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं कि बाहर से इन्फेक्शन को अंदर ना आने दिया जाए, जिसमें है आपका लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करना, हैंड सैनिटाइजेशन, सरफेस सैनिटाइजेशन, इन चीज़ों को करके आप वायरस को अंदर नहीं आने दे रहे। पर वायरस अब इस स्टेज पर पहुंच गया है कि वो कम्युनिटी में पहुंच गया है। अब जो है आपका फोकस उन चीज़ों पे तो रहना है ही, पर अपनी इम्यून सिस्टम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है।
तो अभी जो हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें 50,000 कोविड पेशेंट्स का उन्होंने डेटा देखा रेट्रोस्पेक्टिवली कि जो लोग फिजिकली एक्टिव थे और जो इनएक्टिव थे, जो हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज कर रहे थे, उनमें जो है ये देखा गया कि 2.5 गुना उनमें कोविड की मृत्यु दर कम थी, दुगनी उनकी आईसीयू में भर्ती होने की रिस्क कम थी, 2.26 उनकी जो है हॉस्पिटलाइजेशन की रिस्क कम थी। तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं, मेडिटेशन के ज़रिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डी स्ट्रेसिंग के ज़रिए, और स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करने से आपको जो है इवनिंग टाइम्स में स्क्रीन का एक्सपोजर ना करें, कोई स्ट्रेसफुल टीवी सीरियल्स वगैरह ना देखें, प्लीजिंग एनवायरनमेंट घर में बनाएं ताकि आपकी नींद अच्छी हो। इसे स्लीप हाइजीन कहते हैं। तो नींद से पहले कुछ लोग जो हैं, अगर किसी को नींद की दिक्कत है तो बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। इसका आपको बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन पर आप गूगल करके देखिए, आपको अच्छा टेक्निक्स पता चलेंगे कि कैसे अपनी नींद को इम्प्रूव करनी है। तो आप अब जो बारिश हो रही है कोविड की, उस बारिश को आप नहीं रोक सकोगे, आपको छाता लेना है, अपनी इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रांग बनाना है इससे लड़ने के लिए। घरेलू नुस्खों, यूनानी आयुर्वेदिक दवाओं का सीधा इस्तेमाल कितना ठीक है? देखिए, कई बार आयुर्वेदिक मेडिसिन को बहुत सेफ मान लिया जाता है, पर आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी खास करके जिन मेडिसिन में मेटल्स यूज होते हैं, जैसे मर्क्यूरी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये जो हैं आपकी इम्यून सिस्टम के साथ भी खेलती हैं और ये किडनी पर भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, काफ़ी सारे जो नेचुरल हर्ब्स हैं वो हेल्पफुल हो सकती हैं, पर जिनमें मेटल का यूज़ हो, वो जो किडनी पेशेंट्स हैं या जो उन्होंने तो उसे अवॉइड करनी चाहिए। और अगर कोई ले भी रहे हैं तो आपने अपनी जो है दूसरे रिस्क फैक्टर्स अगर हैं आपको किडनी के लिए, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए।